तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चार धाम यात्रा को लेकर, क्योंकि चार धाम यात्रा को लेकर एक बार फिर फैसला सामने आया है। हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी थी और बड़ा फैसला सामने आया जब चार धाम यात्रा पर 28 जुलाई तक रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की दे देते हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया, क्योंकि पर्यटक स्थल भी बंद होंगे, ये भी कहा गया है। दरअसल चार धाम यात्रा कराना चाहती थी उत्तराखंड सरकार, लेकिन अब इस फैसले को पलटने का काम किया गया, क्योंकि पर्यटक स्थलों में कोविड-19 नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। जो तस्वीर हम देख रहे हैं, क्योंकि मसूरी की खासकर तस्वीर निकलकर सामने आई थी जब हम देख रहे थे कि वहां पर कोरोना नियमों का पालन नहीं किया जा रहा, और कोरोना को लेकर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सरकार को पिछले दिनों फटकार भी लगाई थी जब 7 जुलाई तक रोक लगा दी गई थी चार धाम यात्रा को लेकर। लेकिन सरकार का कहना था कि चार धाम यात्रा उत्तराखंड की कमाई का साधन होता है और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की कमाई का साधन है। इस वक्त अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना है, लेकिन कोरोना काल के लिए हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई। अगर बात करें तो 4 तारीख को भी सुनवाई और 7 तारीख को भी सुनवाई हुई, और अब ये फैसला दरअसल आया है कि 28 जुलाई तक चार धाम यात्रा को लेकर रोक लगा दी गई है और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हालांकि अगर बात करें तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई है सरकार। फिलहाल आपको जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं, क्योंकि पर्यटन स्थल में कोविड-19 नियमों का पालन नहीं किया जा रहा, और उसको देखते हुए भी हाई कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। फिलहाल चंचल तोमर इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। चंचल, हालांकि अगर बात करें हाई कोर्ट का फैसला पहले भी आया था जब 7 जुलाई को यह कहा गया कि 7 जुलाई तक चारधाम यात्रा रोक दी जाए। हालांकि अगर बात करें सरकार की, तो सरकार ने फैसला लिया चारधाम यात्रा को खोलने का, फिर टाल दिया गया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा गया है। अब क्या जो हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया कि सभी पर्यटक स्थलों को भी बंद कर दिया जाएगा, क्या वो तस्वीर आपको नजर आएगी क्या? क्योंकि 22 तारीख तक कहा गया है कि चारधाम यात्रा किसी भी हालत में नहीं शुरू किया जा सकता। चंचल, 7 तारीख लगी हुई थी, 7 तारीख के बाद जो है उसको बढ़ाकर 28 तारीख तक रोक लगा दी है। वहीं जो राज्य सरकार जो है चाहती थी कि जो क्योंकि उत्तराखंड की बात करें तो पर्यटन के ऊपर पूरा राज्य जो निर्भर करता है कि जो आर्थिक स्थिति है वो पर्यटन की जो है पर्यटन को लेकर चलती है, और जो चारधाम यात्रा है उसमें काफी जो है सरकार को जो राजस्व आता है, और जो पर्यटक जो आते हैं बाहर से उससे भी जो है आर्थिक स्थिति तो होती है, लेकिन आसपास के लोग बाग जो जिनके होटल्स हैं, रिजोर्ट हैं, वो भी चलते हैं। तो वो भी अगर बात करें कोरोना को लेकर, जिस तरह हाईकोर्ट की जो है बताया गया है कि उसके ऊपर रोक लगा दी गई है 28 तक, तो उससे काफी जो है नुकसान और जो है, लेकिन कोविड को देखते हुए हाईकोर्ट ने जो फैसले बताए, जिस तरीके से उन्होंने उनकी सुनवाई हुई थी, बताया गया है कि जो है कोविड का पालन भी नहीं हो पा रहा है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है या सैनिटाइज है, वो सब चीजों का अगर पालन नहीं हो पा रहा है, तो उस चीज को लेकर भी जो है रोक लगाने की वो शुरू हुई है। बिल्कुल। लेकिन चंचल, क्या स्थिति आपको देखने को खासकर मिलेगी उत्तराखंड के अंदर? क्योंकि अगर हम बात करें तो ये कहा गया सरकार की तरफ से कमाई का एकमात्र साधन है जो पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, तो अब क्या सरकार की तैयारी है? क्योंकि सरकार की तैयारी नहीं थी, यही वजह था जब हमने देखा कि हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई और हाईकोर्ट ने कहा कि कुंभ की तरह स्थिति ना हो उत्तराखंड के अंदर, वो खाका दरअसल हमें दीजिए। जब ये सुनवाई हुई 7 जुलाई के अंदर, तो क्या कुछ खाका रखा गया सरकार की तरफ से? क्या वो खाका और ब्यौरा पूरा नहीं दिया गया था, जिस वजह से इस तारीख को आगे बढ़ा दिया गया, 28 तारीख की डेट कर दी गई? बिल्कुल हर्ष, देखिए जिस तरीके से 28 तारीख बढ़ाई गई है, राज्य सरकार नहीं चाहती थी। राज्य सरकार चाहती थी कि जो यात्रा है, चारधाम यात्रा है, वो खुली रहे, लेकिन अभी की अगर बात करें तो जिस तरीके से रोक लगा दी गई है, अब जो है केवल राज्य सरकार साथ यही है कि वो जो है अब जो है ऑनलाइन दर्शन करवाए, ऑनलाइन से ही जो है उसकी जो है दर्शन होंगे। जो चारधाम यात्रा के जो कपाट है वो खुले हुए हैं, पूजा पाठ जो हो रही है, आस पास के लोग जो है वो जरूर जा सकते हैं, लेकिन जो बाहर से आने वाले अदर स्टेटों से जो आते हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन लोकल के लोग जो है वो आ जा सकते हैं। उसके लिए जो है मंदिर की कुछ सीमाएं हैं, वो जो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग है उसको लेकर है, जो पूजा पाठ है, आसपास के जो गाँव है वो जा सकते हैं। लेकिन अगर बात करें बात की, तो उनसे जरूर रोक लगा दिया हाईकोर्ट ने। तो राज्य सरकार जो है अब इसकी वो बात होगी कि वो हाई कोर्ट का कितना पालन करते हैं कि जिससे कि जो है चारधाम यात्रा में रोक लगी रहेगी। बिल्कुल। लेकिन चंचल, इस स्थिति को भी बताइएगा, क्योंकि जब हम देख रहे थे कि ऑनलाइन
को लेकर ये कहा गया कि ऑनलाइन दर्शन किए जा सकते हैं, उसका खाका किस तरीके से तैयार किया गया है और लोग कहां पर जाएं अगर उन्हें चारधाम यात्रा को लेकर दर्शन करने हैं, और अगर लोगों को समझना हो तो वो कौन सी वेबसाइट पे जाएं। क्या सरकार की तरफ से कोई पोर्टल लॉन्च किया गया है जहां पर वो जाएं और चारधाम के दर्शन कर सके। यहाँ पर चारधाम यात्रा करनी होती थी, उसके बाद दर्शन किए जाते थे, घर बैठे कैसे दर्शन वो कर पाएंगे। क्या कोई पोर्टल या सरकार की तरफ से जानकारी दी गई हो? बिल्कुल, देखिए भारत से जिस तरीके से सरकार ने जो है ऑनलाइन दर्शन की बात अगर कर रहे हैं तो जो है एक गूगल पर जो है एक पोर्टल बनाया हुआ है। पोर्टल पर जो है जो उत्तराखंड वेबसाइट को लेकर पोर्टल बनाया हुआ है, उसमें जो है अलग अलग जो है उसके वो वेबसाइट बनाई गई है, क्योंकि जो है केदारनाथ की अलग है, बद्रीनाथ की अलग है, और तो चारधाम और यमुनोत्री गंगोत्री उनके अलग है। तो वो दर्शन करने के लिए आप ऑनलाइन जा सकते हैं, जो उनकी वेबसाइट है वो देख सकते हैं। उत्तराखंड की अगर साइट खोलेंगे तो उसमें वो सारे पोर्टल की आईडी जो मिल जाएंगी, जिससे कि आप उस वेबसाइट पे जाकर जो है ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। और वहाँ पर अगर मंदिरों की बात करें तो मंदिरों में भी जो कैमरे लगाए गए हैं, कुछ पोर्टल वहाँ से चालू करे गए हैं जो लाइव दर्शन को दिखा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, और जो मंदिर हैं, जो मंदिर के जो पुजारी हैं वो पूजा पाठ करेंगे तो उसके लाइव दर्शन कर सकते हैं। उन सब चीज़ों को लेकर जो है पोर्टल बनाया गया है और उसी की वेबसाइट से वो ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। और सरकार की ये भी हुआ है कि ऑनलाइन दर्शन करिए, हरिद्वार आने से बचिए, और जो है जिस तरीके से कोरोना कुंभ में आया था, अभी जो है अभी कांवड़ मेले की भी बात कर दी है, हो सकता है सरकार आज जो है उसको कांवड़ मेले को भी चालू कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया चंचल, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए कि आखिर स्थिति क्या बनी हुई है। फिलहाल कोरोना को देखते हुए उत्तराखंड की सरकार ने तैयारी तो पूरी की थी, लेकिन उन तैयारियों को दरअसल एक विराम सा लग गया है, क्योंकि उत्तराखंड हाईकोर्ट का जिक्र करें तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 28 तारीख दी है और वो कह रहे हैं कि 28 तारीख तक आप चारधाम यात्रा को नहीं खोल सकते। फिलहाल सरकार ये कह रही है कि हमारी तैयारी पूरी है और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, कौन सी तारीख सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय की जाती है, ये तो खैर वक्त बता पाएगा। लेकिन बात करेंगे डेल्टा वेरिएंट की भी, जिसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि बेहद खतरनाक डेल्टा वेरिएंट है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर डेल्टा वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। और आपको जानकारी दे दें कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड में अब डेल्टा प्लस दस्तक दे चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, उधम सिंह नगर में संक्रमित मिला है, यानी पहला संक्रमित उधम सिंह नगर में पाया गया है खासकर, और संपर्क में आए 40 लोगों के सैंपल भी लिए गए हैं, यानी 40 लोगों की जांच की गई है, कोरोना टेस्ट उनका किया गया है और स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम इस पर नजर रख रही है। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर फिलहाल जो मामले हैं वो बेहद कम नजर आ रहे हैं और संक्रमितों की संख्या बेहद कम नजर आ रही है। हालांकि अगर मौतों की संख्या की बात करें तो 1 से 5 के बीच ये सिलसिला चल रहा है, एक हफ्ते से जब मौतों की संख्या में 1 से 5 के बीच देख रहे हैं। लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट बेहद खतरनाक है और डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर जिस तरीके से अलर्ट केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया और स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम नजर रखे हुए है, क्योंकि ब्लैक फंगस का जब हम जिक्र करते हैं तो ऋषिकेश एम्स में हमने देखा कि 40 से 50 केसेस ऋषिकेश एम्स में ब्लैक फंगस के आए थे, जब ब्लैक फंगस कहर बरपा रहा था। लेकिन अगर बात करें इस वक्त की तो डेल्टा प्लस को लेकर इस वक्त सतर्कता और सावधानी बरती जा रही है। और उत्तराखंड का खासकर जब हम जिक्र करते हैं तो उत्तराखंड की स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरा काम कर रही है, क्योंकि अब उत्तराखंड को नया स्वास्थ्य मंत्री भी मिल गया है और स्वास्थ्य मंत्री जब मिला है तो क्या वाकई स्थिति बेहद सुधर पाएगी, क्योंकि ऋषिकेश एम्स का जब हम खासकर जिक्र करते हैं बड़ा अस्पताल है और उस अस्पताल में जब ब्लैक फंगस फैला तो हमने देखा कि ड्रग इंस्पेक्टर भी वहां पर पहुंची, क्योंकि दवाइयों की कमी हो रही थी और उन दवाइयों की कमी ना हो, ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि उसके लिए क्या कुछ किया जाए, क्योंकि डेल्टा प्लस का खतरा बना हुआ है और डेल्टा प्लस का मरीज भी सामने आ चुका है। 40 लोगों के सैंपल भी लिए गए हैं और अगर उसमें 40 में से कोई भी डेल्टा प्लस पाया जाता है और किसी में संक्रमण दिखता है तो वाकई ये बेहद गंभीर स्थिति होगी उत्तराखंड की, खासकर क्योंकि उत्तराखंड के अंदर हम स्थिति देख रहे हैं कि कैसी है। धनराज गर्ग इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। धनराज, क्या स्थिति डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर भी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति संपर्क में आया, क्योंकि दरअसल वो व्यक्ति लखनऊ से उत्तराखंड के अंदर आया था और जब उसका टेस्ट किया गया तो डेल्टा प्लस वेरिएंट उसमें पाया गया है। अब संपर्क में वो 40 लोगों के आया है, 40 लोगों के टेस्ट कर लिए गए हैं, कब तक उनकी रिपोर्ट आ रही है और क्या प्रशासन कर रहा है, क्योंकि उत्तराखंड को अब स्वास्थ्य मंत्री भी मिल चुके हैं, तो इस लिहाज से कितनी सतर्कता बरती गई है और अस्पतालों में क्या हालात हैं, जो हम दवाइयों की किल्लत ब्लैक फंगस में देख रहे थे अब तो वो नहीं है। धनराज
बिल्कुल है। जिस तरीके से अब डेल्टा प्लस ने उत्तराखंड में दस्तक दे दी है, उत्तराखंड के उत्तम जिले में एक डेल्टा प्लस का मरीज मिला है जिसमें लक्षण पाए गए हैं। हालांकि उसको अभी आइसोलेट कर दिया गया है स्वास्थ्य विभाग की टीम से, और 40 लोगों के सैंपल भी कलेक्ट किए गए हैं जिनको दिल्ली भेजा गया है। जल्दी उनकी रिपोर्ट भी आ जाएगी और साफ हो जाएगा कि आखिर क्या उनमें भी डेल्टा प्लस की कुछ लक्षण है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना की बात करें तो कोरोना के मामले लगातार कम होते नजर आ रहे हैं और सरकार भी इस पर सतर्क बनी हुई है। जिस तरीके से देखा जाए कि अब स्वास्थ्य मंत्री भी उत्तराखंड को मिल चुका है, काफी समय के बाद स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड को मिला है और धन सिंह रावत को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या स्वास्थ्य मंत्री मिलने के बाद किस तरीके से कंट्रोल डेल्टा प्लस पर और कोरोना वायरस पर किया जा सकता है। जी, लेकिन नंदराज, जो स्थिति हमने देखी थी फिलहाल के लिए ऋषिकेश एम्स में, क्योंकि उत्तराखंड का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, और जब दवाइयों की किल्लत हुई तो ड्रग इंस्पेक्टर भी वहां पहुंची तो वाकई ये लगा कि हाँ दवाइयों की किल्लत है और लोगों को काफी महंगी दवाइयां लेनी पड़ रही हैं, क्योंकि वाकई ब्लैक फंगस जिस तरीके से कहर बरपा रहा था उसका इलाज काफी महंगा होता है। फिलहाल अब क्या स्थिति ऋषिकेश एम्स की बनी हुई है, क्योंकि अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट और मिलता है और खुदा ना खास्ता अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या तैयारियां सबसे बड़े अस्पताल के अंदर भी की गई हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि तीसरी लहर भी आ सकती है। फिलहाल दूसरी लहर का कहर हम जरूर कम देख रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर की आशंका भी है। धनराज जी बिल्कुल है। जिस तरीके से दूसरी लहर का कहर अब कम होता नजर आ रहा है, लेकिन तीसरी लहर का आशंका लगातार वैज्ञानिक भी जता रहे हैं और डॉक्टर भी जता रहे हैं। उसको लेकर लगातार सरकार भी सतर्क बनी हुई है। तमाम तैयारियां अस्पतालों में की जा रही हैं। यदि एम्स ऋषिकेश की बात करें, आपने देखा कि जब ब्लैक फंगस के मामले वहां पर आए थे कि 40 से 50 मामले वहां पर आए थे, और जिसके बाद लगातार वहां पर निरीक्षण भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया था और तमाम खामियां वहां पर मिली थी। जिस तरीके से दवाइयों की बात करें कि दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था कि बाजारों से महंगे दामों पर दवाइयां खरीदनी पड़ रही थी। हालांकि उसके बाद जिलाधिकारी भी अपने सतर्क नजर आए और उसके बाद कार्रवाई भी करते हुए नजर आए। कालाबाजारी पर लगातार कार्रवाई भी की गई है कालाबाजारी पर। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अब जिस तरीके से डेल्टा प्लस के मामले सामने आने लगे हैं कि उत्तराखंड में अब दस्तक डेल्टा प्लस ने दी है, जिस तरीके से उधम सिंह नगर में एक मामला भी सामने आया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस पर किस तरीके से काबू सरकार करेगी या फिर स्वास्थ्य टीम किस तरीके से इस पर काबू कर पाएगी। क्या इसकी दवाई अभी बन गई है या नहीं बन गई है, इसका अभी जायजा लिया जा रहा है। तमाम जो इसके डेल्टा प्लस की जो तैयारियां हैं वो अस्पतालों में की जा रही हैं। बेड वहां पर लगाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी ना हो उसके लिए भी लगातार तैयारियां की जा रही हैं। जी यार, बहुत बहुत शुक्रिया धनराज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। क्या इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है। फिलहाल बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे दरअसल उन वादों की जो अब देना शुरू हो गए हैं राजनेता, क्योंकि चुनाव है 2022 के अंदर उत्तराखंड के अंदर, और हर एक पार्टी दावा और वादा कर रही है। इसी कड़ी में आज बीजेपी की तरफ से भी ऐलान दरअसल किया गया है, क्योंकि नए नवेले सीएम साहब बने हैं और ऊर्जा मंत्री की तरफ से दरअसल राहत का ऐलान किया गया है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने जनता को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। और आपको जानकारी इस वक्त ही दे देते हैं, क्योंकि फ्री मिलेगी 100 यूनिट तक बिजली, ये उत्तराखंड के अंदर कहा गया। जनता को कहीं ना कहीं आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने बड़ी राहत लोगों को दी है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर सीएम के चेहरे में बदलाव जरूर किया गया है। लेकिन अब क्या सीएम कमाल कर पाते हैं, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी का जिक्र करें तो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपना जनाधार बनाने की कोशिश कर रही है। और पंजाब का जिक्र करते हैं तो पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है कि बिजली हम फ्री देंगे, और वैसा ही कुछ उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी ना कर दे उससे पहले बीजेपी ने अपना दांव चल दिया है और 200 यूनिट तक 50% सब्सिडी देने का निर्णय किया गया और 100 यूनिट तक बिजली फ्री में देने की बात कही गई है। तो राजनीतिक पार्टियां अपना अपना दांव चल रही हैं। अभी देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस किस तरीके से दांव चलती है, क्योंकि कांग्रेस में अभी तक अंदरूनी कलह दरअसल थमी नहीं है। लेकिन बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि एक बार फिर से चेहरे को दोहराया जाए, यानी बीजेपी एक बार फिर सत्ता पर काबिज हो और उत्तराखंड में वही स्थिति देखने को मिले, यानी उत्तराखंड में जिस तरीके से बीजेपी सरकार चला रही है उसी तरीके से आगे आने वाले समय में भी चलाए। फिलहाल ये तो वक्त ही बता पाएगा कि किस तरीके से बीजेपी सरकार उत्तराखंड में चला पाती है, क्योंकि जनता जनार्दन है और जनता ही फैसला लेगी कि आखिर कौन सत्ता पर काबिज होगा। फिलहाल सभी पार्टियों की तैयारी पूरी है और उत्तराखंड से आपको जानकारी दे रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार ने एक योजना बनाई है और जनता को बड़ी राहत की बात भी कही है। ब्यूरो चीफ इस वक्त धीरेन्द्र प्रताप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धीरेन्द्र,
दांव चला जा रहा है इस वक्त बीजेपी की तरफ से, या फिर बात करें हम आम आदमी पार्टी की तरफ से या फिर कांग्रेस की तरफ से, लेकिन बीजेपी अपना दांव पहले ही चलने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर बात करें बिजली देने की तो फ्री बिजली का ऐलान किया गया है 100 यूनिट तक। हालांकि 200 यूनिट तक जब बात करते हैं तो उसमें कुछ छूट देने की बात कही गई, यानी 50% सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। कैसे जनता पर छाप छोड़ पाएंगे पार्टियां, क्या देखते हैं आप? अब देखिए हर्ष, मैं बताऊं, जब आम आदमी पार्टी ने इस तरह का फ्री बिजली फ्री पानी देने का एक चलन शुरू किया, और अभी पंजाब में आपने देखा होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कही, दावा किया, तो निश्चित रूप से उसका दबाव कहीं न कहीं उत्तराखंड सरकार पर भी है। और उत्तराखंड में भी चूंकि चुनाव पंजाब के साथ ही होने हैं, इसलिए बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दावे और वादे न केवल भाषणों में बल्कि इनके घोषणा पत्रों में भी राजनीतिक दलों के आपको दिखाई देंगे आने वाले समय में। और यह घोषणा भी जिस तरह से अभी नए नए बने ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने की है, हालांकि उन्होंने सिर्फ 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही है, और 100 से 200 यूनिट तक 50% उस पर छूट देने का भी विचार उन्होंने कहा है कि करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उन्होंने कहा है कि इससे जो रेवेन्यू का नुकसान होगा राजस्व का, उसकी भरपाई हम विभाग से ही करेंगे। उन्होंने कहा कि लाइन लॉस को कम किया जाएगा और जो बड़े बकायेदार है उनसे जो वसूली है उसमें तेजी लाई जाएगी और छोटे उपभोक्ताओं को इसका लाभ दिया जाएगा। तो आपको बता दूं, ये फंडा फ्री वाला उत्तराखंड में चलेगा कि नहीं, यह अभी इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उत्तराखंड की जो जनता है वो इस तरह की है नहीं, दिल्ली की तरह की सब कुछ फ्री में चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत प्रभावी कदम होगा, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है उसको देखते हुए मजबूरी में इन राष्ट्रीय पार्टियों को भी मुफ्त की ओर जाना पड़ेगा। नहीं तो आप देख सकते हैं केंद्र सरकार ने कभी कोई मुफ्त का दावा ही नहीं किया कि हम मुफ्त नहीं देंगे, बल्कि मोदी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो लगातार कहते हैं कि मुफ्त में हम कुछ नहीं देंगे और सबका मूल्य लेंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं बीजेपी की पार्टी लाइन से हट करके ये चीजें हो रही हैं, और इसको यही कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का एक दबाव कह सकते हैं। आने वाले समय में शायद कांग्रेस भी इसी राह पे चले, क्योंकि मजबूरी हो जाती है जब चुनाव में कोई पार्टी बड़े दावे करती है तो इनको उसकी काट फूटनी पड़ती है, और कम से कम अगर उस तरह के बड़े दावे न करे तो उसके आसपास तो करना ही पड़ता है। तो फिलहाल तो ये चुनावी शिगुफा जैसा दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात यह है, डॉक्टर हरक सिंह रावत बहुत प्रैक्टिकल मंत्री माने जाते हैं और बहुत ही पुराने राजनेता है। उत्तर प्रदेश के समय से वो तमाम सरकारों में मंत्री रहे, कई बार से विधायक है। तो निश्चित रूप से वो जो चाहते हैं, जो ठान लेते हैं, वो करके रहते हैं। तो ठीक है धीरेन्द्र, लेकिन क्या पुष्कर सिंह धामी साहब के ऊपर प्रेशर है क्या? क्योंकि अगर बात करें बीजेपी को जिताना है, क्योंकि तीरथ सिंह रावत का हम जिक्र करें या त्रिवेंद्र सिंह रावत का जिक्र करें तो लोग नाराज नजर आ रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं बड़ा प्रेशर तो है कि हमें सरकार में वापसी करनी है, क्योंकि इतिहास कहता है कि दोहराती सरकार नहीं है। लेकिन क्या बीजेपी सत्ता में वापसी कर पाएगी क्या, जो ग्राउंड सिचुएशन इस वक्त आप देख रहे हैं? देखिए हर दो चीजें हैं, एक तो बीजेपी के दावे हैं और दूसरी हम लोग जो देख रहे हैं उसकी हकीकत, जो ग्राउंड जीरो जो देख रहे हैं, वो दोनों चीजें थोड़ा अलग अलग हैं। बीजेपी का दावा लगातार है कि वो 2022 के चुनाव में इस मिथक को तोड़ देंगे कि यहाँ कोई सरकार दोबारा सत्ता में वापसी नहीं करती है। आपने देखा होगा जो उनकी चिंतन बैठक पिछले महीने हुई, उसके बाद उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक ने यह दावा किया कि हम 70 में से 60 सीटें जीत करके लाएंगे और दोबारा सरकार में आएंगे, और जो मिथक अभी तक बना हुआ है राज्य में उस राजनीतिक मिथक को भी हम तोड़ देंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि सरकार के साथ चाहे वो कितने भी दावे कर ले, 5 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। हाँ, ये जरूर है कि विपक्ष थोड़ा उनके सामने कमजोर है, लेकिन किसी विपक्ष को अगर वो कमजोर मान करके ही आगे चलेंगे तो शायद उसका उन्हें एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन बीजेपी जिस तरह की रणनीति पे आगे चल रही है, जिस तरह से मुख्यमंत्री पे मुख्यमंत्री बदल रही है, निश्चित रूप से उसके अंदर ये बात कहीं न कहीं बैठी हुई है कि कोई भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। और अभी आपने देखा भी होगा बंगाल में किस तरह का रिजल्ट आया, राजस्थान, छत्तीसगढ़, लगातार जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, जो राज्य सरकारें हैं बीजेपी की, वो हाथ से फिसलती जा रही है वहां की सत्ता। तो उत्तराखंड में निश्चित रूप से उसका असर देखने को मिलेगा और पार्टी कोई भी रिस्क जानबूझ करके नहीं लेगी, और शायद इसीलिए इस तरह के दावे और वादों की एक जो बरसात हो रही है आगे चल के और तेज होगी और सघन होगी और गहन होगी, और जनता को इसका कुछ लाभ भी मिल सकता है। क्योंकि होता क्या है, जब घोषणा पत्र में ये चीजें शामिल होगी तो सरकारों पे एक तरह का
बहुत बड़ा नैतिक दबाव भी होता है उसे पूरा करने का हर, तो इसका लाभ जनता को मिलेगा। चलिए खैर, ये तो वक्त ही बता पाएगा कि आखिर क्या रहेगा, क्या बीजेपी सत्ता में वापसी कर पाएगी या फिर नहीं, और जनता को दरअसल कितना लाभ मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल मौसम का हाल अब आपको फटाफट से बताते हैं, क्योंकि उत्तराखंड का जिक्र करते हैं तो मानसून ने दस्तक तो दे दी है लेकिन बारिश नहीं हो रही और लोग काफी परेशान हैं। समय से पहले मानसून पहुंचा, कुछ दिन मूसलाधार बारिश हुई लेकिन ये बारिश बंद हो गई और अब उत्तराखंड में ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से मूसलाधार बारिश होगी, क्योंकि मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि अब बारिश हो सकती है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। फिलहाल मौसम वैज्ञानिक सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। खैर, ये तो वक्त ही बता पाएगा कि आखिर कब तक झमाझम बारिश होने के आसार हैं। फिलहाल अगर बात करें बागेश्वर में, इस वक्त काफी गर्मी पड़ रही है। जो बागेश्वर हमेशा ठंडा रहता था, इस वक्त हम देख रहे हैं कि काफी गर्मी बागेश्वर के अंदर पड़ रही है। हालांकि ये कहा जाए तो ये क्या मौसम वैज्ञानिक ये कहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जनता को राहत मिल सकती है, आम लोगों को राहत मिल सकती है, क्योंकि उत्तराखंड का मौसम यानी पहाड़ी इलाकों का मौसम हमेशा हम ठंडक ही देखते हैं, लेकिन इस बार सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तराखंड, यानी हम मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों का जिक्र करें तो मौसम विभाग ये कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे मानसून दस्तक हर एक राज्य में देने वाला है, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी अभी मानसून ने दस्तक नहीं दी है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर समय से पहले मानसून ने दस्तक दे दी। और कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि नदियों के जल स्तर भी बढ़ गया था और इस वक्त भी नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है। हालांकि अगर बात करें बारिश की तो बारिश नहीं हो रही है, और बारिश क्या अगर होती है तो लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। फिलहाल अगर येलो अलर्ट का जिक्र करें तो मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से कहा गया है कि वो अपने घरों के अंदर ही रहें, क्योंकि खासकर हम बारिश की वजह से उत्तराखंड के अंदर देखते हैं कि पहाड़ी इलाका है तो भूस्खलन होना स्वाभाविक सी बात हो जाती है। फिलहाल संचित शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं। संचित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संचित, क्या जानकारी आपको मिल रही है, अगर आपकी मौसम वैज्ञानिकों से बात हुई हो, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उमस भरी गर्मी से कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। जैसे पहले हमने देखा कि बारिश हो रही थी, एक बार फिर सिलसिला रुका और अब गर्मी परेशान आम जनता को कर रही है। संचित, के बाद अगर मौसम विभाग की करें तो मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे का अलर्ट जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर जैसे जिले में बारिश हो सकती है अगले 24 घंटे में, जिसको लेकर के फिलहाल अभी संशय बना है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए मौसम विभाग हर दिन अलर्ट दे रहा है। और गर्मी के तापमान की अगर बात करें तो गर्मी का तापमान बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो उत्तराखंड में कभी ऐसा मौसम नहीं रहा, ना देहरादून के अंदर, ना उत्तराखंड, पूरे उत्तराखंड के अंदर ऐसा मौसम नहीं रहा। लेकिन हालांकि इस साल की अगर बात करें तो इस साल उत्तराखंड के अंदर बरसात कम और गर्मी ज्यादा है। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है कि अगले 24 घंटे में बारिश होगी, अगर अगले 24 घंटे में बारिश होती है तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता को गर्मी से राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया संचित, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए कि आखिर उत्तराखंड में मौसम ने जो दस्तक दी है, मानसून ने जो दस्तक दी है, अब मौसम का मिजाज दरअसल कब बदल रहा है। फिलहाल संचित बता रहे थे कि 24 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है। अभी देखने वाली बात होगी कि आज 24 घंटे में आपको गर्मी से राहत मिल सकती है या फिर नहीं। फिलहाल एक ब्रेक ले रुकना होगा, ब्रेक के उस पार गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला